सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इन्वेस्ट करने के लिए एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी पड़ती हैं। तो बेस्ट स्टॉक्स कौन से होते हैं। सो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन से पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर कौन से ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ब्लू चिप कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक अच्छी कंपनी चूज़ करते हैं, क्या उसके कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको दो ऐसे प्रो टिप्स बताऊंगा। अगर आप जिनको याद रखोगे तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो हो सकता है कि बहुत जल्दी बढ़ जाए। ठीक है, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा आपको, लेकिन हाँ, मैंने इसको ट्राई किया और मुझे इसका अच्छा खासा रिटर्न मिला है। ठीक है, तो वो दो टिप्स मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा और एक टूल भी बताऊंगा आपको, फ्री टूल, जिसको आप यूज़ करके जो है ये सारे कंडीशंस चेक कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को प्लीज़ एंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले कंडीशन की तरफ। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि कोई भी अगर कंपनी आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है ना, वो एक कंपनी का अच्छा होना चाहिए। तो मार्केट कैपिटल जो होगा, ठीक है, तो वो अच्छा कैसे होगा, वो कितना होना चाहिए और रेगुलर कंपनीज का कितना होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है ना, वो कंपनी की जो टोटल मतलब रेवेन्यू होती है वो होती है। समझ लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, XYZ, अभी मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, XYZ कंपनी है। तो ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो इसने मतलब कंपनी जब स्टार्ट हो गई तो उनके जो टोटल एसेट्स है, ठीक है, समझ लीजिए जो एसेट्स है प्लस इनकी जो लायबिलिटीज़ है प्लस इनके जो रिजर्व्स है, ठीक है, और जो इनका बैकअप वगैरह जो भी है वो रिजर्व्स में ही आ जाता है। तो ये जो टोटल है कंपनी का, जो टोटल नेट वर्थ होती है, उसको बोला जाता है कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये पता चला। अभी देखते हैं कि एक आइडियल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन चूज़ करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। समझ लीजिए किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 100 करोड़ का है, ठीक है, 100 करोड़ बहुत होता है, लेकिन 100 करोड़ अगर आप देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत कम होता है। तो 100 करोड़ से होगा क्या, अगर कोई 100 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है और उनका जो स्टॉक है, ठीक है, शेयर की प्राइस समझ लीजिए कि 10 रुपये है, करंट टाइम पे 10 रुपये है या फिर 50 रुपये है या फिर 100 रुपीज़ है, कुछ भी है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को यहाँ पे मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अगर छोटा कैपिटल हुआ तो मैंने क्या किया कि ये जो 100 करोड़ कैपिटल है मार्केट का, मतलब इस कंपनी का, तो मैंने क्या किया कि एक दिन के अंदर 100 करोड़ का यहाँ पे फिर इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी के अंदर। तो क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत बड़े अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप मार्केट में देखोगे तो 100 करोड़ के इन्वेस्ट करने वाले भी बहुत सारे आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, FIIs होंगे, DIIs होंगे, तो करते हैं वो लोग भी। तो होता क्या है ना कि 100 करोड़ अगर मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो इनका जो स्टॉक की प्राइस होगी, चाहे वो 10 रुपये हो चाहे वो 50 रुपये हो, तो ये कहाँ चली जाएगी, 50 की 100 को चली जाएगी डायरेक्टली, और जो 10 रुपये का है वो 20 रुपये में चला जाएगा। तो स्टॉक का जो प्राइस है, जो शेयर का प्राइस है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है ना कि जो छोटे मार्केट कैपिटल वाली कंपनीज होती है उनको मैनिपुलेट करना ईजी होता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक पर्सन ने 100 करोड़ डाल दिया कंपनी के अंदर, तो टोटल मार्केट कैपिटल हो गया अभी कंपनी का 200 करोड़। तो जैसे मार्केट कैपिटल 200 करोड़ हो गया तो मार्केट का मतलब जो कंपनी का शेयर है वो लगभग 50 रुपये पे जो था वो अभी 100 रुपीज़ चला गया। तो उसके बाद क्या होता है कि रिटेलर्स, मतलब आप और मैं, जो नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं, वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं और हम क्या करते हैं कि इस कंपनी को बहुत बड़ा जो है मतलब इन्वेस्टमेंट मिला है, स्पॉन्सर मिला है, स्टेक होल्डर मिला है, जो भी है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर देना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, अगर ये 100 रुपीज़ का पहुँच गया एक बार स्टॉक, उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और ये समझ लो 115 चला गया या फिर 150 चला गया, ठीक है, 150 तक चला गया या फिर 200 तक चला गया, ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे जो रिटेल ट्रेडर्स है वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगा है कि यहाँ पे एक बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये स्टॉक आसानी से नीचे नहीं जाएगा। तो अभी जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, फिर जो उन्होंने यहाँ पे 100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे वो लगभग उन्होंने 50 रुपये का जब स्टॉक था तब किए थे, तो अभी स्टॉक कहाँ पे पहुँच गया है, 200 करोड़ तक पहुँच गया। तो वो क्या करेंगे, फिर स्लोली जो है अपना कैपिटल वहाँ से निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो जो स्टॉक है वो
जब ये लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे तो वो स्टॉक लगभग फिर से 25 या फिर 50 रुपये में आकर रुक जाएगा। तो ये जो है ये मैनिपुलेशन होता है। तो इसके लिए जो है एक अच्छा मार्केट कैपिटल वाली कंपनी हमें चूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आ जाता है सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट क्या होता है? सेकेंड पॉइंट होता है कि स्टॉक कितना लिक्विड है। लिक्विडिटी मैटर करती है। लिक्विडिटी अभी क्या होती है एक स्टॉक की, मतलब डे टू डे उस स्टॉक में कितने लोग बाय और सेल कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, लगभग अगर आप NSE पे देखोगे तो 7000 जो है स्टॉक्स लिस्टेड है। तो 7000 स्टॉक्स के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें क्या करना है, क्वालिटी स्टॉक्स निकालने हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे वॉल्यूम अच्छा होता है। और वॉल्यूम कितना होना चाहिए? तो अगर आप आइडियल वॉल्यूम की बात करोगे, आइडियल मतलब अगर रेफरेंस वॉल्यूम की बात करोगे तो डेली एटलीस्ट 1 मिलियन वॉल्यूम किसी भी स्टॉक के अंदर होना चाहिए। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि 1 ही मिलियन होना चाहिए। समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि कितना होना चाहिए। तो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होना चाहिए वो कम से कम 1000 करोड़ होना चाहिए एक रेफरेंस के लिए, ठीक है। अगर 1000 करोड़ होता है तो आप बोल सकते हो कि ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकते इस कंपनी को, कम से कम 1000 करोड़ तो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे बात कर रहा था कि लिक्विड, तो मार्केट कितना लिक्विड होना चाहिए? 1 मिलियन उसका डे टू डे वॉल्यूम होना चाहिए, ट्रेडेड वॉल्यूम। और समझ लीजिए कोई कंपनी है जिसका ऑलरेडी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो बहुत बड़ा है, समझ लीजिए वो है लगभग 1000 करोड़ नहीं, वो है 20,000 करोड़, ठीक है, या फिर है 50,000 करोड़। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जिनका इतना भी वॉल्यूम है, सॉरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो उनका जो स्टॉक की प्राइस होती है वो भी हायर होती है। समझ लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस लगभग 3000 से अगर ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको वॉल्यूम कम मिलेगा, इतना 1 मिलियन का वॉल्यूम डे टू डे नहीं मिलता है। लेकिन आपको क्या है ना कि बाकी की भी पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ, उसके बाद मैं और भी बताने वाला हूँ, उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये मैंडेटरी नहीं होती है, कोई भी चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन एज अ रेफरेंस आपको देखना है कि क्या ये चीज़ें इसके आसपास भी है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया लिक्विडिटी का। और डे टू डे वॉल्यूम आपको मोस्ट ऑफ द स्टॉक में इतना मिल जाता है, जो कि अच्छे स्टॉक्स होंगे जहाँ पे लोग बाय और सेल करते होंगे, वहाँ पे 1 मिलियन का कोई बड़ी बात नहीं है डेली वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होता है, अभी थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, अगर आप कंपनीज में देखोगे, बहुत सारी कंपनीज में आपको कंपनीज के ऊपर जो आपको एक लोन दिखेगा, डेट दिखेगा, ठीक है। तो आपको कौन सी कंपनीज सेलेक्ट करना है? जो कंपनीज जो है डेट फ्री होनी चाहिए। डेट फ्री, अभी डेट फ्री कंपनीज क्या होती है? ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर जो है कोई भी लोन नहीं है, ठीक है, उनको डेट फ्री कंपनीज बोला जाता है। तो अभी आप डेट फ्री कंपनी कितना डेट होना चाहिए, या फिर एक जो रेशियो होता है, ठीक है, इसके अंदर एक रेशियो भी होता है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि डेट फ्री कंपनीज क्या होती है ना, कि जिन कंपनीज के ऊपर डेट नहीं होता या फिर नियरली डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए। तो अभी इसका एक रेशियो भी होता है जिसको बोला जाता है D/E रेशियो, ठीक है। इसको D/E भी होता है या फिर E/D भी होता है, लेकिन नॉर्मली D/E होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये D/E रेशियो क्या होता है ना, कि एक आइडियल जो रेशियो होता है ना वो 2 होता है। मतलब इसकी वैल्यू अगर 2 है तो ठीक है, मतलब अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है। लेकिन 2 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, 2 से अगर ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये एक अच्छा स्टॉक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो डेट है वो कंपनी के टोटल इक्विटी से ज़्यादा है। मतलब टोटल जो मार्केट की इक्विटी है, उस कंपनी की इक्विटी है, तो उससे ज़्यादा हो गया, तो वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा देखना चाहते हो तो D/E जो रेशियो होना चाहिए वो 0.5 होना चाहिए, ठीक है। 0.5 हुआ, उसके बाद 1 हुआ, इतना ठीक है। लेकिन मतलब 2 तक भी ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो D/E रेशियो होता है वो। क्योंकि अगर कंपनी पे लोन ज़्यादा रहेगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो भी उनका क्वार्टरली प्रॉफिट आएगा या फिर जो नेट प्रॉफिट होता होगा उनका, तो वो प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? उनका जो डेट है, ठीक है, वो डेट भरने में चला जाता है, जो लोन है वो अमाउंट भरने में चला जाता है, तो कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। तो हमें क्या करना है कि डेट फ्री कंपनीज को देखना है। तो अभी चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। अभी जो फोर्थ पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको बोला जाता है कि कंपनी के जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, तो वो रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के। अभी रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स मतलब अगर समझ लीजिए किसी कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1000 करोड़, ठीक है, और अभी जो कंपनी के 1000 करोड़ है, समझ लीजिए कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, या फिर कंपनी का अचानक से कुछ लॉस हो जाता है, या फिर कुछ उनका कोई वेयर हाउस ख़राब हो जाता है, कुछ जल जाता है, कोई प्लांट ख़राब हो जाता है, प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता है, तो कंपनी के पास जो है एक बैकअप प्लान होना चाहिए,
तो बैकअप प्लान को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए जो अमाउंट लगेगा कंपनी को, वो रातों रात तो कंपनी कहीं से कोई देने वाला नहीं है। तो कंपनी के पास जो है रिजर्व्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 1000 करोड़ की कंपनी है तो इनका रिजर्व भी अच्छा होना चाहिए, कम से कम 100 करोड़ तो इनको रिजर्व रखना चाहिए। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि 100 करोड़ तो इनके रिजर्व्स होने चाहिए, 10% तो रिजर्व्स होने ही चाहिए कि किसी भी नए प्रोजेक्ट में ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करे, इनको ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो इनके पास रिजर्व्स अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात, कंपनी के जो रिजर्व्स है वो इनके नेट प्रॉफिट के साथ बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अगर नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा कि समझ लीजिए अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 100 करोड़ है या फिर 1000 करोड़ है और कंपनी प्रॉफिटेबल होती रही है, कंपनी का कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, समझ लीजिए 2000 करोड़ हो गया, तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 से 2000 हो गया तो कंपनी का जो रिजर्व्स है, समझ लीजिए पहले 100 करोड़ थे तो इनको भी बढ़ के लगभग 200 करोड़ हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट ही रह रहे या फिर कम हो रहे। अगर कंपनी के रिजर्व्स कम होंगे तो क्या होगा कि कंपनी को बैकअप प्लान कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए कम पैसे रहेंगे। तो रिजर्व्स एक तो बढ़ने चाहिए या फिर कांस्टेंट भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है ना कि रिजर्व्स कम होते जाते रहते हैं। तो हमें कम रिजर्व्स वाली कंपनी को नहीं देखना है। एक तो रिजर्व्स बढ़ने चाहिए या फिर कांस्टेंट रहने चाहिए। कांस्टेंट भी एकदम थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, लेकिन बढ़ते रहे अगर रिजर्व्स तो अच्छा होगा। अभी चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। तो 5th पॉइंट क्या है हमारा कि कंपनीज जो है आप जिनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी पॉइंट नहीं है, कंपलसरी पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर कोई भी कंपनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करती है, मतलब उनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी कंपनी के, तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए फ्री होते हैं। क्योंकि अगर एक कंपनी के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट उसको क्या करती है, अप्रूवल देती है कि वो लोग जो है उस कंपनी का ऑप्शन या फिर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी कंपनी को डायरेक्टली जो NSE है वो अप्रूव नहीं करती फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए। जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर है लगभग 200 कंपनीज ही ऐसी है, 200 और 300 कंपनीज ही ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने जो है ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने का या फिर ऑप्शंस के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का जो है अप्रूवल दिया है। तो ये जो स्टॉक्स है ये ऑलरेडी क्वालिटी स्टॉक्स है, आपको बस देखना है कि इनकी डायरेक्शन क्या चल रही है, क्या ये अप जा रहे हैं, क्या ये डाउन जा रहे हैं, इनका बाकी का एनालिसिस क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गए 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने से पहले, किसी कंपनी में के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले या फिर ट्रेड करने से पहले। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने कहा था कि मैं आपको 2 टिप्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, प्रो टिप्स। ये जो टिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है और ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट टिप क्या है ना कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने चाह रहे हो, ठीक है, तो वो कंपनी उस सेक्टर की एमर्जिंग से कंपनी होनी चाहिए। अभी एमर्जिंग कंपनी क्या होती है, समझ लीजिए कि बहुत ऐसी कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रिक में काम कर रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया या फिर बैटरीज हो गया, जैसे एक्साइड है, ठीक है, एक्साइड एक कंपनी है। उसके बाद समझ लो कि और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रिक में काम कर रही है। तो हमें क्या करना है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत अच्छा है, जिनकी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो वैसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो सेफ एंड सिक्योर तो रहोगे, ठीक है। लेकिन आपको आप क्या कर सकते हो सेकेंडरी, कि ऐसी कंपनी देख सकते हो कि जिसमें ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि इन कंपनीज का जो है ग्रोथ रेट बहुत अच्छा नहीं होता अभी, क्योंकि इनका ग्रोथ रेट जो है ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है इस कंपनी की, तो ग्रोथ रेट उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर कोई एमर्जिंग कंपनी है, XYZ कंपनी ने क्या किया कि जिनका लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो इनका समझ लो कि 10 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी इस साल 20 करोड़ का हो गया या फिर 50 करोड़ का हो गया, इनका प्रॉफिट बढ़ गया, इनके एसेट्स बढ़ गए और समझ लो कि इनका जो रिजर्व्स है वो भी बढ़ रहे हैं, इनका शेयर होल्डिंग्स जो है वो लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करें इन कंपनीज़ के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसी कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि इमर्जिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है। ये तो हो गई पहली टिप। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रैदर देन लार्ज कैप कंपनी आप क्या कर सकते हो कि लार्ज कैप कंपनी में ज़्यादा ना जाकर, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में क्या होता है ना कि इनके जो स्टॉक्स होते हैं ना वो स्टिल रहते हैं, ज़्यादा बढ़ते नहीं, या फिर बढ़ते हैं तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कोई भी स्टॉक, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक का, तो यहाँ पे जो है
अभी चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए रिलायंस का ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी एक बहुत बड़ा स्टॉक है रिलायंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है रिलायंस का स्टॉक है, अगर आप देखोगे ये लगभग जो है 1 या 2 साल से अगर आप देखोगे 2500 को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, लगभग 2500 के आसपास ही है। तो ये बहुत टाइम जो है ज़्यादा इसमें मतलब वोलाटिलिटी नहीं होती, अप एंड डाउन ज़्यादा नहीं जाते ये स्टॉक्स, क्योंकि ये सेफ होते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे कोई और स्टॉक देखोगे जो कि लार्ज कैप होने से मतलब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि उसके अंदर अगर आप देखोगे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपको अच्छा मिलेगा किसी स्मॉल कैप के कंपनी के अंदर। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे एक फ्री टूल की तरफ, क्योंकि 2 टिप्स दे दी, अभी एक टूल के बारे में बात करते हैं। जो टूल है उसका नाम है ChartINK, ठीक है। ये जो टूल है इसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो, ये एक फ्री टूल है। तो मैंने यहाँ पे जो है ChartINK को खोल दिया है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो, क्रिएट स्कैन्स पे जा सकते हो, और इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। अगर आपको इसके ऊपर पूरी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको जो है पूरी एक ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। लेकिन इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है, यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे डालनी है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मार्केट कैप को देखना है, ठीक है, आपने यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करो मार्केट, ठीक है, मार्केट कैप। उसके बाद क्या होना चाहिए, लेस दैन ग्रेटर दैन, तो ये समझ लीजिए मुझे ग्रेटर दैन चाहिए, ठीक है। और ये नंबर कितना, तो मुझे 1000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1000। यहाँ पे करोड़ में ही वैल्यू होती है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रन स्कैन करूँगा तो यहाँ पे जो है वो कंपनी की लिस्ट आ जाएगी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितने हैं, लगभग 987 स्टॉक्स हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो कि उसमें और भी फिल्टर्स डाल सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं डालूँगा कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो ग्रेटर दैन होना चाहिए। समझ लीजिए मुझे 1 मिलियन, जैसे मैंने कहा था ना, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लगभग 10 लाख। तो यहाँ पे मैं रन स्कैन करूँगा तो इनका जो डेली ट्रेडेड वॉल्यूम होगा, अभी यहाँ पे कुछ कंपनी कम हो गए होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 243 कंपनीज आ गए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली जो है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की कंपनीज है उसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने जो है अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक पूरी लिस्ट बना के रखी है। अगर आपको ये चाहिए होंगी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, तो आप ये डायरेक्टली जो है मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ये भी आपको लिंक दे दूँगा कमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया आज का हमारा टॉपिक कवर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे डायरेक्टली जो है नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर जो है वीडियोस लाता रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।